नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। परमार वंश 850 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा में परमार वंश का उदय हुआ। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। इस वंश के शासकों ने ताप्ती नदी को अपनी दक्षिणी सीमा निर्धारित किया। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज थे। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया। रायसेन में भोजपुर मंदिर, भोपाल में भोजताल और धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया था। और राजा भोज संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। राजा भोज को कविराज की उपाधि धारण की और इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की, जैसे सरस्वती, कंठ अवारण, समरांग रूपम, सिद्धांत, संग्रह युक्ति, शब्दानुशासन, चर्चा जैसे ग्रंथों की रचना की। हैहय वंश। हैहय वंश यदु कबीले के शासक हैहय ने इस वंश की स्थापना की। इस वंश के राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मत, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी बनाई। इस वंश के शासक कीर्तिवीर अर्जुन ने अयोध्या और लंकेश शासकों को हराया था। गुर्जरों के प्रभाव के चलते इस वंश का पतन हो गया था। वंश मध्य प्रदेश में गुप्त काल के दौरान आर्थिक और राजनीतिक रूप से समृद्धि देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान उज्जैन को अपना मुख्य केंद्र बनाया। गुप्त शासकों के दौरान उज्जैन संस्कृत और कला के केंद्र के रूप में उभरा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन के कवि कालिदास को अपने नवरत्नों में शामिल किया। गुप्त शासक भानुगुप्त के शासनकाल में सागर में एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। रामगुप्त का उल्लेख विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदिशा के उदयगिरी गुफाओं का निर्माण कराया और उदयगिरी अभिलेख की रचना करवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सांची में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए दान प्रदान किया था। और गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासन काल में मंदसौर अभिलेख की रचना करवाई। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। शुंग वंश। मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास के पुस्तक मलविका अग्निमित्र में मिलता है। शुंग शासकों ने सांची के स्तूप के चारों ओर रेलिंग या वेदिका का निर्माण कराया था। जो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, तो जो उसके चारों ओर रेलिंग का निर्माण कराया गया है, वह शुंग वंश के द्वारा करवाया गया है। और शुंग वंश के शासनकाल में ही यूनानी शासक एंटिओक्लेटिस ने अपने राजदूत हेरोडोटस को भारत भेजा था। होलियोडोरस को भारत भेजा था और होलियोडोरस ने वैष्णव संप्रदाय को अपनाते हुए विदिशा में गरुड़ स्तंभ या होलियोडोरस स्तंभ की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रति काफी विरोधी इसके विचार थे पुष्यमित्र शुंग के। और शुंग शासकों ने ग्रीक शासकों को काली सिंध नदी के तट पर हराया था। तो शुंग शासकों ने, जब इनका युद्ध हुआ था ग्रीक शासकों के साथ, इन्होंने काली सिंध नदी के पास उनको हरा दिया था। आता है अपना वाकटक वंश। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति प्रथम ने की थी और इस वंश की राजधानी विदिशा थी। विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवरसेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र तक किया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान वाकटक वंश पर अधिकार कर लिया और समुद्रगुप्त द्वितीय ने वाकटक वंश की राजधानी प्रभावती से विवाह किया था। राजकुमारी प्रभावती से विवाह किया था। तो जो समुद्रगुप्त द्वितीय ने शादी किया था, तो वाकटक वंश की एक राजकुमारी थी, उनसे वह विवाह कर लिया था। चूरी वंश।
550 ईस्वी में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की। कलचुरी वंश की 4 शाखाएं थीं, महिष्मत के कलचुरी, त्रिपुरी की कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी। तो ध्यान से याद रखिएगा कि कलचुरी वंश की कितनी शाखाएं हैं, तो कलचुरी वंश की 4 शाखाएं थी, महिष्मत की कलचुरी, त्रिपुरी की कलचुरी, रतनपुर की कलचुरी और रायपुर की कलचुरी। चंदेल वंश, चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। चंदेल शासकों ने खजुराहो महोबा के क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया। चंदेलों का शासन वर्तमान बुंदेलखंड तक स्थापित था। बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका शासन ज्यादातर था। इस साम्राज्य को जजात भुक्ति भी कहा जाता है, चंदेल वंश को। और चंदेल शासक अशोकवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। यह सुवर्ण के पुत्र धंगदेव ने स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की थी। धंगदेव ने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो धंगदेव ने पार्श्वनाथ मंदिर का और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। महमूद गजनबी के विरुद्ध बनाए गए संघ में धंगदेव ने भी भाग लिया था। और चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनबी से साम्राज्य की रक्षा की और कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कदरिया महादेव का मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और परमार देव ने गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, जिस कारण चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था। तो परमार देव ने क्या किया था कि गुलाम वंश के शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार क्या होता है, जो पूरा चंदेल वंश था वो अब दिल्ली सल्तनत के अंदर आ जाता है। और चंदेल शासक परमार देव के दरबार में आल्हा और उदल जैसे योद्धा थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर अपने शासक की जान बचाई थी। बुंदेल वंश, इस वंश की स्थापना 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। बुंदेल वंश की राजधानी ओरछा थी। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो अबुल फजल की जो हत्या की थी वह वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर कर दी थी। बघेल वंश, बघेल वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वंश का शासन वर्तमान रीवा क्षेत्र तक था। जो अभी अपना रीवा का क्षेत्र है वहां पे बघेल वंश का शासन हुआ करता था। रामचंद्र देव बघेल वंश के प्रभावी शासक थे। मशहूर संगीतक तानसेन ने अपना दरबारी जीवन रामचंद्र के दरबार से प्रारंभ किया था और वहीं से अकबर ने बुला लिया था तानसेन को। मुगल शासक अकबर ने रामचंद्र को पराजित करके रीवा को मुगल साम्राज्य में मिलाया और तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया। तो क्या होता है कि मुगल शासक अकबर ने रामचंद्र को हरा देते हैं और वहां से तानसेन को अपने नवरत्न में शामिल कर लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बघेल वंश विंध्य प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ और बघेल वंश के अंतिम जो शासक थे 1947 में वो थे मार्तंड सिंह जी थे, जो रीवा से फिर सांसद चुने गए थे। पहले सांसद जो चुने गए थे तो वही चुने गए थे रीवा से। होलकर वंश, 1730 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की। 1731 में मालवा को 3 सरदारों में बांट दिया गया था, होलकर, पवार और सिंधिया। 1732 में मालवा में 5 मराठा राज्यों की नींव पड़ी थी। होलकर वंश इंदौर, जीवाजीराव वंश देवास और आनंदराव वंश पवार और सिंधिया वंश जो था वो ग्वालियर संभालते थे और तुकोजीराव पवार वंश जो था वो देवास को संभालते थे। 1767 में अहिल्याबाई ने होलकर वंश की बागडोर संभाली और तुकोजीराव को अपना सेनापति नियुक्त किया। तुकोजीराव तृतीय होलकर वंश के अंतिम शासक थे। होलकर राज्य का विलय तुकोजीराव तृतीय ने भारतीय संघ में कर दिया था। सिंधिया वंश, इस वंश की स्थापना राणाजी सिंधिया ने की, जिन्हें पेशवा ने मालवा का एक भाग 1731 में प्रदान किया था। 1765 में महादजी सिंधिया ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। 1794 में दौलत राय ने सिंधिया ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया और 1857 की क्रांति में ग्वालियर में सिंधिया वंश के शासक जयाजीराव सिंधिया थे,
जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, जीवाजीराव सिंधिया। और 1948 में जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया। कि 1857 में एक ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों का साथ देते हैं और ये क्रांति अच्छे से नहीं संपन्न हो पाती है और अपनी झांसी की रानी शहीद हो जाती हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।